नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। उमेश पाल हत्याकांड की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, नई कहानी सामने आ रही है। और जब नई कहानी सामने आती है तो जांच की दिशा भी उसके हिसाब से बदलती है। अब जघन्य हत्याकांड में लेडी डॉन का चैप्टर खुल गया है। आज हम सवालों के जरिए प्रयागराज शूटकेस की पड़ताल करेंगे। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, प्रयागराज शूटआउट के पीछे लेडी डॉन कौन है? जिस लेडी डॉन की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि जेल में बंद अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ही है। पुलिस को ऐसे सुराग हाथ लगे हैं कि इस हत्याकांड के मोहरों की डोर शाइस्ता के हाथ में थी। नाम शाइस्ता परवीन, पहचान माफिया डॉन अतीक की पत्नी, काम उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी, इनाम 25,000 रुपए। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में 24 फरवरी को दिन दहाड़े शूटआउट की जांच में यह सामने आया कि अतीक की पत्नी ने न केवल हत्याकांड में शामिल शूटरों के संपर्क में थी, बल्कि उसने इस मामले की साजिश में भी अहम भूमिका निभाई। अभी तक यूपी पुलिस और एसटीएफ की जांच अतीक और उसके गुर्गों के आसपास घूम रही थी, लेकिन जब पुलिस को इस हत्याकांड में शाइस्ता से जुड़े सुराग मिलने शुरू हुए तो वो हैरान रह गए। नकाब के पीछे छिपे इस चेहरे को पुलिस अब इस हत्याकांड में बेहद अहम मान रही है। उमेश पाल हत्याकांड में लेडी डॉन कौन है? अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस पूरे मामलात में साजिशकर्ता के रूप में सामने आई है। 1-1 लाख रुपए शूटर्स को देने के अलावा शाइस्ता पूरी तरीके से इस मामलात में इस काले साम्राज्य में अतीक अहमद के शामिल होना चाहती थी, और कहीं ना कहीं शाइस्ता ही वो शख्स थी जो कहीं ना कहीं पुलिस को इस पूरे मामले में डिविएट भी करना चाहती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के जेल में जाने के बाद से अतीक के काले साम्राज्य को कायम रखने के लिए उसकी पत्नी शाइस्ता अतीक के शूटरों को लेकर सक्रिय हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक अतीक की गैर मौजूदगी में वो पूरे गिरोह की कमान संभाल रही थी, और पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि उमेश पाल की हत्या की साजिश में शाइस्ता ने अहम भूमिका निभाई। उमेश पाल की हत्या की साजिश भले ही गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर अतीक अहमद ने रची, लेकिन इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में अतीक के भाई अशरफ की बराबर की साझेदारी रही थी। शाइस्ता परवीन पुलिस की तफ्तीश में ये साबित हुआ कि इस शूटआउट के दौरान वो उसके बाद शाइस्ता का बिल्कुल जुदा रोल था, और उसने इस रोल को बेहद सफाई के साथ निभाया था। पुलिस का अनुमान है कि शाइस्ता परवीन ही तमाम शूटरों से लगातार संपर्क में थी। शाइस्ता अतीक के बड़े बेटे असद और भाई अशरफ के बीच बातचीत की कड़ी थी। उसी ने सभी शूटरों को हत्या के बाद 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया था। इस लेडी डॉन का खेल यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने इस पूरे हत्याकांड में पुलिस को गुमराह करने का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। हत्याकांड के बाद न केवल शाइस्ता ने अपनी पति की बेगुनाही वाली चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी, बल्कि उसने अपने दोनों नाबालिग बेटों के लापता होने की कोर्ट में अर्जी भी लगा दी। शाइस्ता 24 फरवरी को हुए हत्याकांड के बाद एकदम से लापता नहीं हुई, लेकिन इस हत्याकांड में शामिल शूटरों के साथ उसके कुछ वीडियो सामने आए और जांच की सुई उसकी ओर घूमी तो वो अंडरग्राउंड हो गई। उमेश पाल की हत्या के कुछ दिनों पहले जब शाइस्ता की तस्वीर हत्याकांड के शूटर साबिर के साथ सामने आई तो उसका शूटरों से संपर्क साफ हो चुका था। जिस क्रेटा कार से अतीक का बेटा असद पहुंचा था, उसी क्रेटा कार में पीछे राइफल से फायरिंग कर सिपाही की जान लेने वाला साबिर भी था। साबिर अतीक और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का बेहद करीबी था। तमाम वीडियो साबिर के शाइस्ता परवीन के साथ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने भले ही शाइस्ता को एफआईआर में नामजद किया था, लेकिन उस पर शिकंजा कसने में देर कर दी। लिहाजा जब तक उसको पकड़ा जाता तब तक वो प्रयागराज पुलिस से दूर जा चुकी थी। अब पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। अब शाइस्ता परवीन की तलाश में छापेमारी की जा रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित किया जा चुका है। लेकिन शाइस्ता परवीन अब अंडरग्राउंड है। उनके बारे में प्रयागराज पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पा रहा।
शाइस्ता परवीन अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ चकिया इलाके के इस 2 मंजिला घर में रहती थी, लेकिन इसको भी पीडीए ने 2 मार्च को जमींदोज कर दिया। अब शाइस्ता कहां है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। ना शाइस्ता का पता है और ना ही उन शूटर्स का कोई सुराग पुलिस को हाथ लगा है जिन्होंने उमेश पाल पर दिन दहाड़े गोलियां दागी थीं। वारदात को 19 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारा दूसरा सवाल है, गैंग्स ऑफ अतीक के शूटर्स तक पहुंचने में पुलिस अब तक क्यों नाकाम? शूटर्स की तलाश में पुलिस की 22 टीमें लगी हैं जो कई जगहों की खाक छान रही हैं। 5 शूटर्स पर इनाम की राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यह अब तक की घोषित सबसे बड़ी इनामी राशि है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ है। शूटआउट के 19 दिन के बाद पुलिस के अब तक खाली हाथ, तस्वीर पास फिर भी जारी तलाश। ये हकीकत है प्रयागराज पुलिस की, जो पिछले 19 दिनों में भूसे के ढेर से सुई की तलाश में हाथ पैर मार रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों का अब तक एनकाउंटर किया है, लेकिन जिन्होंने बेखौफ होकर दिन दहाड़े उमेश पाल और उसके 2 सरकारी गनर्स पर गोलियां बरसाईं, वो अब तक पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। इस केस के 5 मोस्ट वांटेड शूटर्स हैं: अतीक का बेटा असद, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर मोहम्मद गुलाम, शूटर अरमान और शूटर साबिर, जिनका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स की जानकारी देने वालों के लिए 2.5 लाख का इनाम भी घोषित किया था, लेकिन जब उसके बाद भी पुलिस को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं लगी तो उन्होंने इनाम की राशि को दोगुना कर दिया। यानी अब उमेश पाल के हत्यारों का सुराग देने वालों को 5-5 लाख का इनाम मिलेगा। हत्यारों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए यूपी पुलिस कितनी बेचैन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी फरार आरोपी पर 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस उमेश पाल हत्याकांड मामले में खाली हाथ नजर आ रही है। यूं तो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोजर भी चल रहे हैं, पर जो मुख्य आरोपी है अतीक अहमद का बेटा असद, जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहा है, वो अभी भी पुलिस की धरपकड़ से कहीं ना कहीं बाहर चल रहा है। जिसके बाद यूपी पुलिस ने इन आरोपियों पर जो इनामी राशि है उसे बढ़ाकर 2.5 लाख से अब 5 लाख कर दिया है। यानी कि फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं और इनामी राशि बढ़ाने से पुलिस ये संकेत देना चाह रही है कि उसको जरूरत है एक हिंट की, एक टिप ऑफ की, जिसके बाद पुलिस पकड़े। हालांकि पुलिस लगातार जो है अन्य राज्यों में या राज्य के बाहर भी रेड कर रहे हैं। दरअसल यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को इनामी राशि में इसलिए इजाफा करना पड़ रहा है क्योंकि उसके हाथ अब तक एक भी ऐसा शूटर हाथ नहीं लगा है जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। यूपी पुलिस की 22 से ज्यादा टीमें देश के अलग अलग जगहों पर जा रही है, छापेमारी कर रही है और अतीक के गुरुओं का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पर मोटे तौर पर अगर समझा जाए और कहा जाए तो यूपी पुलिस के हाथ फिलहाल पूरे मामले में खाली नजर आते हैं। यूं तो इनकाउंटर हुए हैं, बुलडोजर भी चला है, पर मुख्य शूटर जो है उनकी इनामी राशि जरूर बढ़ा दी गई है। 50,000 से 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख से होते होते 5 लाख, पर कोई भी शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। अतीक अहमद का जो बेटा है असद है, उसको तो पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो देश ही छोड़ चुका है। पुलिस की नाकामी की एक मुख्य वजह हत्यारों की हत्या के बाद की खास प्लानिंग भी है। यूपी पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल मर्डर केस को अंजाम दिलाने के लिए अपने शूटर्स को 16 मोबाइल फोन्स और 16 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड दिए थे। ये सभी मोबाइल फोन नए थे और सिम कार्ड पहले से एक्टिव। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि कत्ल के बाद उन्हें टेक्निकल सर्विलांस से पकड़ना मुमकिन न हो। अतीक के बेटे असद ने घटना से पहले ही 16 मोबाइल फोन और 16 प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स फर्जी नाम और पते पर खरीदे थे और हत्याकांड के बाद 3 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड हर एक शूटर को दिया था, जिसमें से शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 1 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड से बात करना छोड़ दिया था। हालांकि पुलिस हत्यारों तक पहुंचने के लिए अपनी तरफ से जीतोड़ कोशिशों में लगी है।
इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के साथ साथ एसटीएफ की टीमें असद और उसके गुर्गों की तलाश में नेपाल की भी खाक छान रही हैं। लेकिन कोई सुराग मिलता न देख अब गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को भी पूछताछ के लिए प्रयागराज लाने की तैयारी हो रही है। ये पहले बताया जा चुका है कि विवेचक के द्वारा सभी तथ्यों को स्टडी करने के बाद से इस पे विवेचक ही निर्णय लेंगे और उसका से माननीय कोर्ट में हम लोग अर्जी लगाएंगे। अगर परमिशन मिलती है तो हम अवश्य लाएंगे। सरकार की तरफ से यूपी के मंत्री पिछले कुछ दिनों से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि हत्यारों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है शूटर्स का पकड़ा जाना, जो कि घटना के 19 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अतीक का राजनीतिक रसूख किसी से छुपा नहीं है। इसी रसूख के दम पर उसने अपना साम्राज्य चलाया। हालांकि अब वो गुजरे जमाने की बात हो गई है। पता यह चल रहा है कि उमेश की हत्या के बाद अतीक ने किसी नेता को कॉल किया था। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, उमेश हत्याकांड के बाद अतीक ने किस नेता को फोन किया? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। यशपाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद ने किस नेता से की फोन पर बात? एसटीएफ और यूपी पुलिस के सूत्रों की माने तो अब किसी सफेद पोश का भी इस पूरे मामले में नाम सामने आ रहा है। बताया गया है कि अतीक पहले भी कई दफा फेस टाइम के जरिए उस नेता से बात कर चुका है, पर जब इस दफा इस कांड के बाद फेस टाइम के जरिए अतीक ने इस सफेद पोश से बात करने की कोशिश करी तो उसने जवाब नहीं दिया। जिसके बाद अतीक अहमद ने उसी नेता को एक नॉर्मल कॉल करी, जिसको उस नेता ने काट दिया है। अब सवाल ये है कि कहा जाता है कि राजनीति बिना गैंगस्टर्स के यूपी की अधूरी मानी जाती रही है, तो क्या वो दौर आज भी जारी है? आज भी अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं को राजनीति में रहे और बसे लोग बैकएंड से सपोर्ट कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये एक बेहद बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसका कुनबा जांच के घेरे में है। उसकी पत्नी शाइस्ता और बेटा असद दोनों फरार हैं। अतीक जेल में बंद है। कड़ियों को जोड़ने के लिए सबसे पूछताछ जरूरी है, लेकिन अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है। हालांकि कहा जा रहा है कि अतीक से जल्द पूछताछ संभव है और उसे प्रयागराज भी लाया जा सकता है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, जेल में बंद अतीक से पुलिस कब करेगी पूछताछ? आपको बता दें कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अतीक की अर्जी पर सुनवाई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। अतीक अहमद को लेकर अभी तक सिचुएशन ऐसी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये तो तय है कि पुलिस उनसे, उत्तर प्रदेश पुलिस उनसे कई मामलों में पूछताछ करने वाली है, लेकिन वो पूछताछ क्या गुजरात की जेल के किसी कोने में होगी? अतीक अहमद को यहाँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज लाया जाएगा? क्या स्थिति रहेगी, इसे लेकर अभी बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है और उसने कहा है कि उसे उत्तर प्रदेश ना लाया जाए क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने गुहार लगाई है और अतीक अहमद ये चाहते हैं कि पुलिस उनसे पूछताछ भी करे तो वहीं गुजरात की जेल में ही पूछताछ कर ले, उन्हें उत्तर प्रदेश ना लाया जाए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी, कोविड के दौरान भी, कोविड के बाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहुत सारे लोगों की पेशी होती है। अगर जज साहब के सामने उन्हें पेशी करना है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जा सकती है। पूछताछ में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस मामले की जांच के लिए जो भी पूछताछ करना चाहती है वो जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन यूपी आने को कतई तैयार नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड का एक अहम किरदार अतीक का भाई अरशद भी है। वो फिलहाल बरेली जेल में बंद है। अभी उससे पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन जल्द हो सकती है, लिहाजा उसके हाथ पांव फूले हुए हैं। वो जान के खतरे को लेकर डरा हुआ है। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, अतीक के भाई अशरफ को एनकाउंटर का डर सता रहा है या उसका ड्रामा है? अशरफ की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। उसने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि अगर उससे पूछताछ करनी है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हो। ऐसे में दो बातें उभरती हैं। पहली ये कि अरशद को बरेली जेल से निकलने में डर लग रहा है और दूसरी ये कि वो पुलिस का सामना करने से बचने के लिए ड्रामा कर रहा है। उमेश
उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का शिकंजा जैसे जैसे कसता जा रहा है, वैसे वैसे उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने वालों के हाथ पांव भी फूलने लगे हैं। उमेश पाल हत्याकांड की कड़िया प्रयागराज से साबरमती और बरेली जेल तक जुड़ रही है। अतीक के फरमान पर बरेली जेल से उमेश की हत्या की साजिश रचने वाले अशरफ को अब अपने एनकाउंटर का डर सताने लगा है। उमेश पाल हत्याकांड में जब से अशरफ का नाम सामने आया है, उसे अपनी जान का खतरा सताने लगा है। अशरफ अब खौफ में है। अपने गुनाहों और करतूतों से अब अशरफ को खुद डर लगने लगा है। बरेली जेल से बाहर निकलने में अशरफ के पांव अब कांपने लगे हैं। तभी तो उसने कोर्ट से गुहार लगाई कि अगर उमेश पाल हत्याकांड में उसे पूछताछ हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कराई जाए। यानी कुल मिलाकर अशरफ किसी भी सूरत में बरेली जेल से बाहर नहीं निकलना चाहता। उसे डर है कि अगर वो जेल से बाहर निकलेगा तो यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। वहीं प्रयागराज में अशरफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली याचिका पर कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 18 मार्च की तारीख तय की है। अतीक अहमद का भाई और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अशरफ, जो कि इस वक्त बरेली जेल में है, उसको अब यूपी पुलिस का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वो अब इस पूरे मामला में जो सुनवाई चल रही है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। वो बरेली जेल से प्रयागराज आना नहीं चाहता है। इसको लेकर भी आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले में अगली तारीख अब 18 मार्च की लगी है और तब कोर्ट इस मामले में निर्णय दे सकता है कि अशरफ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ होगी, बातचीत होगी, या फिर अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज आना पड़ेगा। प्रयागराज शूटआउट में अशरफ पर शक की सुई पहले से ही थी, क्योंकि वो बरेली जेल में तो बंद था, लेकिन उसकी नजरें प्रयागराज पर टिकी थी। उमेश पाल की हत्या से कुछ दिन पहले शूटर बरेली जेल में अशरफ से मिलने भी पहुंचे थे। अशरफ और उसके शूटरों के बीच मुलाकात जेल में ही तैनात कुछ पुलिसकर्मी करवाते थे और कई बार तो बगैर आईडी प्रूफ के ही उसके गुर्गों की अशरफ से जेल में मुलाकात होती थी। यानी जेल में अशरफ के मददगार खुद खाकी वर्दीधारी थे। और आइए अब आपको सुनवाते हैं अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा क्या कह रही हैं इस मामले में। उनसे बात की हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। आप खबरें लगातार देख रहे होंगे जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है। आपके पति जो हैं अशरफ, जो सब बरेली जेल में है, बताया जा रहा है कि उनकी संलिप्तता इस पूरी घटना में रही है। आपका क्या पक्ष है? जी, उनका तो कोई हाथ नहीं इसमें। उमेश पाल हत्याकांड से उनका कोई, मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है इस घटना से। ना ही मेरे पति अशरफ विधायक का कोई लेना देना नहीं है। फर्जी उनको फंसाया जा रहा है। जी, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की हुई, पुलिस ने ये कहा कि सीसीटीवी में पता चला कि जो बरेली जेल है वहां पर शूटर्स शूटिंग से पहले गए थे और वहां बातचीत हुई है। जी, हमें नहीं मालूम कौन गया था कौन नहीं, लेकिन जेल में मेरे हस्बैंड हैं तो मेरे परिवार वाले ही मिलने जाएंगे उनसे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे असद की पुलिस को तलाश है। फिलहाल उसका सुराग पुलिस के पास नहीं है। चर्चा अतीक के 2 नाबालिग बेटों की भी खूब हो रही है। वो कहां हैं, इसको लेकर लगातार पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है अतीक के नाबालिग बेटों के बारे में पुलिस ने कोर्ट में क्या कहा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों ही नाबालिग बेटों के बारे में जानकारी कोर्ट को दे दी है। इस मामले में आज जब सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने अगली तारीख 17 मार्च लगाई है, जिसमें कोर्ट बताएगा कि आगे इस पूरे मामला में क्या होना है, या फिर ये भी बताएगा कि पुलिस का जवाब क्या है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक हम लोग को जानकारी मिली थी कि पुलिस ने अपना जवाब फिर से वही दिया है और कहा है कि दोनों ही नाबालिग जो बच्चे हैं उनको यूपी पुलिस ने बाल संरक्षण गृह में ही शिफ्ट किया था। उमेश की हत्या के बाद से उसके घरवाले सदमे से उबर नहीं पाए हैं। वो दोहरे तनाव से गुजर रहे हैं। एक तो उन्हें इंसाफ का इंतजार है, डर इस बात का है कि कहीं मामला ठंडा ना पड़ जाए। दूसरे वो खुद को असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है उमेश पाल के परिजनों को क्यों सता रहा है जान का डर। इस बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता ने उमेश पाल की पत्नी जया से बातचीत की। जया जी, 19 दिन हो गए हैं, हम समझ सकते हैं आपका दर्द। अभी तक पुलिस किसी मुख्य शूटर को नहीं पकड़ पाई है। असद भी बाहर है, शाइस्ता भी बाहर है, क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से सिर्फ यही कहूंगी कि जो कुछ देख रहे हैं मैं तो जा नहीं सकती। मेरे परम पूज्य जो है बाबा साहब
पिता के समान है हमारे, वो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि बार बार ये कहूंगी कि मुझे न्याय दिलाएं, मेरे आदमी के कातिलों को खत्म करें। बिना डर के उन्होंने सब जगह पे अपने एप्लीकेशन भी डाले थे कि मुझे सुरक्षा चाहिए। और फिलहाल मैं इस समय वो यूपी में बाबा साहब का शासन चल रहा है, तो हम लोग बेखौफ थे कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। और अब इस शासन में ही बहुत बड़ी घटना घट गई। ये मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से आपको बयान करूं। मैं अब अपने आप को भी असुरक्षित समझ रही हूं। कार्यक्रम में आज इतना ही।